ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं अपन और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फ्री रेडिकल की ही रिएक्शन है, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। वही पहले रिएक्शन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो रिएक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। ठीक है, बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो यहाँ पे भी एल्केन फॉर्म होता है विद टू गैसेज इवॉल्व, वन इज CO2, अदर इज H2। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई होगी अपनी एनोड पे, और ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये रिलीज होती है कैथोड पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली रिएक्शन, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फास्टेस्ट रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन। तो कहीं पे भी अगर तुमको एसिड बेस रिएक्शन दिख रही हो तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल स्कोप है, ये मुझे एक ऑर्गेनिक एसिड दिख रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा हमारा, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। तो ये अपना H+ रिलीज करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा, और ये क्या हो गया अपना वाटर बनेगा वापस से, लेकिन फिर NaO- है वो फिर से NaOH ही कर लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, या फिर देखो इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा कि यहाँ पे तो हो गया मेरा Na+ और ये बन गया H2। ठीक है, अब अगर हम देखें कि एपरेटस कैसा रहा होगा और ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी, तो ये देखो एक कंटेनर दिया अपन ने, इसमें सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एनोड और कैथोड लगा दी, तो इस तरीके से बना लेते हैं। सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ये हो गया मेरा एनोड और ये हो गया कैथोड। कोई तकलीफ नहीं इसमें सॉल्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने उसको रिएक्शन को ऐसे क्यों लिखा था वो यहाँ समझ में आ जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या होगा, ये आयन बना और ये आयन बना। अब क्योंकि यहाँ पे कैथोड है मेरे पास, तो ये Na+ कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास, और ये कहाँ चला जाएगा, एनोड पे। ठीक है, तो एनोड पे और कैथोड पे सेपरेशन हो गया अपने पास। एनोड के पास कौन सा आयन गया, कार्बोक्सिलेट आयन, CH3 C+O-, तो इससे रिएक्शन होगी। और कैथोड के पास क्या चला गया, Na+, तो कैथोड पे जो भी रिएक्शन होगी उसमें ये इन्वॉल्व होगा, एनोड पे जो भी रिएक्शन होगी उसमें ये इन्वॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो इधर देखा जाए। यहाँ पे कौन सा आयन आया हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब ये। ठीक, ये यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पे गया है, नेगेटिवली चार्ज था, तो ये वहां पहुंचने पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बचपन में एक टर्म अपन याद करते थे, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि एनोड पे मेरे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। सेकेंड, अब देखो जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते यू विल ऑब्जर्व समथिंग, कि जब भी N2 का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा, या वाटर का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये सारी की सारी चीजें जब बनती हैं लीव करती हैं, निकल जाती हैं।
ठीक है, ये मैं तुमको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी अब अपने पास क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगी। किस तरीके से, ये रेडिकल फॉर्म हुआ। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होगा। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम हीटिंग तो कर ही रहे हैं। तो ऑन हीटिंग इसका कैसा क्लीवेज हो गया, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, और होमोलिटिक क्लीवेज होने पे रेडिकल बन जाएगा। तुम इसके लिए एक टर्म ये भी याद कर सकते हो, हेल्पर। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्साइड या फिर कोई और रेडिकल, इनमें से कोई एक चीज प्रेजेंट होगी तो रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आर रेडिकल फॉर्म हो गया। क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हुआ था तो इस कार्बन पे भी एक रेडिकल बना होगा। ये रेडिकल और ऑक्सीजन का रेडिकल क्या करेगा, आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई, CO2 गैस। कहाँ पे रिलीज हो रही है, एनोड पे। तो एनोड पे हमारा CO2 गैस रिलीज हो गया, जैसा हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में लिखा था। ठीक है, अब ये रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो दूसरा आर रेडिकल एक और फॉर्म होगा उसके साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक है, आर की फॉर्मेशन कर देगा। इधर देखो, इधर एक पॉसिबिलिटी और है। क्या पॉसिबिलिटी है, ये आर रेडिकल फॉर्म हुआ है, इस टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल्स इस रेडिकल के भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये सारा का सारा कन्वर्ट हो गया होगा एक ही बारी में। ये एक मॉलिक्यूल से आर रेडिकल बना, बाकी बचे हुए होंगे एज इट इज। तो ये भी यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में इधर ईस्टर मिल जाएगा अपन को एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, काम आ सकता है। ठीक है, तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस काफी अच्छी रिएक्शन है इंडस्ट्रियली, अगर हम इसको देखें तो। ये बात हो गई एनोड की, हमारे पास एल्केन बन गया और CO2 गैस रिलीज हो गई, जैसा हमने रिएक्शन में पढ़ा था। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा। तो देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे पक्का क्या हो रहा होगा, फिर रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से दिखाएंगे उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वाटर है। ठीक है, इस वाटर ने इलेक्ट्रॉन गेन करा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकली और 2OH माइनस, तो 2 मोल्स हम वाटर के ले रहे हैं। ये +1 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। कहाँ पे इवॉल्व हुई है, कैथोड पे। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है बात, सिंपल सी चीज है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। जैसे देखो इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल समझना चाहें, मान लो कि ये तुमको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, क्या है ये, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम NaOH और इलेक्ट्रोलिसिस। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन रहा है। क्या होगा सिंपली यहाँ पे देखो, अगर पूरा बताऊं मैं तो इसको इस तरीके से लिख लो समझने के लिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब अगर हम ध्यान से देखें पूरी रिएक्शन को, तो यहाँ से जो R रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, CH3CH2 रेडिकल प्राइमरी है, तो ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या प्रोडक्ट बना देगा, CH3CH2CH2CH3। ठीक है, इसको ऐसे लाइन स्ट्रक्चर में दिखाना चाहे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। तो ऑब्वियसली ऑप्शन इस तरीके से गिवन होगा तुमको, तो इसलिए इसको इस तरीके से देखो, लेकिन हाँ बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि ये तो पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो कि अपन बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, ये एसिड लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो ये चीज़ अभी तक समझ में आ गई होगी, यहाँ से R रेडिकल बनेगा, तो यहाँ से रेडिकल क्या बना, ये। तो ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, CH सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, PH। ठीक है, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इसने यहाँ पे क्या बना लिया, ये कंपाउंड बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। जैसे फिर देखो, अगर वही एग्जाम्पल लें जैसा कि हमने वुड्स में भी पढ़ा है और पहले सिंपल भी देखा था, मान लो कि मैं एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लगा के दे देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, और रिएजेंट हमारा वही है, तो इस तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन होगा।
अब क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है तो ये प्रेफर करेगा ये प्रोडक्ट बनाना रादर देन कॉम्बिनेशन करने के, ठीक है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर भी कर सकता था और हो सकता है कुछ माइनर अमाउंट हमको उसका भी मिले, लेकिन मेजरली क्या मिलेगा ये, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस। क्लियर है? तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होंगे अपने पास जो अपन ने बुक्स में पढ़े हैं। जैसे देखो अगर मैं एक ये ले लेता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें क्या होगा, सबसे पहले रेडिकल ये बनेगा। अब ये भी इंट्रामोलिकुलर प्रेफर करेगा तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगी इस तरीके से। क्लियर है ये बात? अब देखो अगर कार्बोक्सिलिक के साथ ये रिएक्शन हो रही है तो सल्फोनिक के साथ भी सेम रिएक्शन जरूर होगी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक की मेजरली सारी रिएक्शन सल्फोनिक के साथ भी होंगी कि सेम ही तो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्डेड ओ बस एक एक्स्ट्रा है, बस गैस जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो गैस निकल रही होगी वो कौन सी गैस होगी, SO3 गैस। बाकी आर रेडिकल इधर क्या बनेगा ये, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बना लेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो लास्ट लेक्चर में अपन ने मार्कोनी कप्स प्रोडक्ट लिखे भी थे। तो सिमिलरली अपने पास कंसेप्ट होता है एंटी मार्कोनी कप। ठीक है, इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो ये मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, मैंने एक टर्म लिखवाई थी यहाँ पे अभी, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। ये तो काम हो गया अपना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया, हीट हम पहले देख चुके हैं, और लाइट आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। परऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी कैसा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल। और इसका एक और नाम होता है जो कि थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, इतना इजीली कहीं पे तुमको दिखेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं खराश इफेक्ट। लेकिन फनी नेम है तो ये याद करने के लिए आसान रहता है। ठीक है, अब देखो जब लास्ट टाइम मार्कोनी कफ आया था तब मैंने बोला था कि उसको मार्कोनी कफ की तरीके से मत समझो, इसको ऐसे समझो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि नए नए कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करना है, सेम ही चीज है वो। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको समझते हैं डिफ्रेंशिएट करके, तो सबसे पहली बात एल्कीन से रिलेटेड चीजें थी ये जब अपन पढ़ रहे थे। इस पे अगर मैं HBr की रिएक्शन कराना चाहता हूँ तो इसके दो केसेस बनेंगे, एक में अपन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं और एक में विदाउट परऑक्साइड। परऑक्साइड इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लिंकेज। तो इस केस में तो मार्कोनी कफ प्रोडक्ट बनता है, मतलब वहां पे अपना सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी एडिशन इस तरीके से होगा अपना, ठीक है, एडिशन इस तरीके से होगा कि लेस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे मेरा न्यूक्लियोफाइल लगे। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगे, और ये अपन ने वहां पे देखा भी था क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इधर बनने वाला कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अब परऑक्साइड अगर हुआ तो परऑक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये लगेगा उस पोजीशन पे जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब या तो उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, या फिर ऐसा बोल लो कि वो कम कार्बन से सराउंडेड है। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये 2 कार्बन से सराउंडेड था, यहाँ पे ये कार्बन एक सिंगल कार्बन से सराउंडेड है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म में ही चेंज हुआ होगा। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन की स्टार्टिंग होगी परऑक्साइड से। परऑक्साइड बॉन्ड्स आर हाईली अनस्टेबल बॉन्ड्स, तो ये यहाँ पे ब्रेक करते हैं और यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशिएशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल हमारा बन रहा है, तो बिना रेडिकल के बने हुए रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो रही है। ठीक है, सेकेंड स्टेप, तो ये अपने पास रेडिकल फॉर्म हो गया, HBr के एडिशन की बात हो रही है, HBr के साथ कांटेक्ट में आएगा तो एक रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरा भी रेडिकल की तरह ही ब्रेक होगा। देखो लास्ट टर्म रेडिकल, तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है विच इज़ वेरी अनलाइकली। ठीक है, लेकिन क्योंकि रेडिकल है तो उसकी प्रेजेंस में रेडिकल की तरह ही रिएक्शन होगी। तो क्या हुआ, H रेडिकल जो निकला वो इसके साथ चला गया, ROH बन गया, और ये Br रेडिकल अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो Br बना है
तो ये बी आर रेडिकल इस पे जाएगा अटैक करने के हिसाब से। देखो पाई बॉन्ड है, इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, मैं एक बार अलग करके बना रहा हूं लेकिन ये एक्चुअली में बनेगा नहीं, ठीक है, ये फॉर्म नहीं होगा। तो ये बी आर रेडिकल कहाँ प्रेफर करेगा अटैक करना, देखो इस पोजीशन पे, क्योंकि इसके बाद जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। CH3 CH2 यहाँ पे लग गया Br, और ये वाला जो रेडिकल बन रहा है दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से क्यों हुआ, क्लियर है बात। फिर क्या होगा नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या होगा, अभी भी हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं आया है, इंटरमीडिएट ही बन रहा है, रेडिकल बन रहा है यहाँ पे। अब HBr और प्रेजेंट होगा, तो रेडिकल की प्रेजेंस में ये भी रेडिकल की तरह ब्रेक करेगा, और रेडिकल की तरह ब्रेक करके यहाँ पे अब क्या लग जाएगा अपने पास, हाइड्रोजन का भी एडिशन हो जाएगा, और वापस से क्या मिल गया, Br रेडिकल। ये Br रेडिकल क्या करेगा, फिर से इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर एक तरीके से तुम देखो तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शन साइक्लिक रिएक्शंस हैं। ये होगा, इससे ये होगा, फिर Br रेडिकल बनेगा, फिर ये होगा, तो ये एक लूप में फंस जाएगा, ठीक है। और जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा ये रिएक्शन लूप में चलती रहेगी, ठीक। तो इन स्टेप्स को इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन स्टेप। ये रिएक्शंस को प्रोपगेट करा रहे हैं, खत्म कराने की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज स्टेप्स आर साइक्लिक स्टेप्स, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। फोर्थ वाला स्टेप होगा Br रेडिकल बनेगा, फिर थर्ड स्टेप को खत्म कराएगा। नेक्स्ट, अब रिएक्शन को रोकना तो है, तो Br रेडिकल जितने भी रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन करने वाली रिएक्शंस हमारी एंड रिएक्शंस होंगी। ये Br लिख लो या Br2 लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। और यहाँ पे जो R रेडिकल बन रहा है वो भी R रेडिकल के साथ कंबाइन कर सकता है, RR फॉर्म करके। तो ये सारे स्टेप्स हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन स्टेप्स। लेकिन देखो अब एक चीज समझ में आ रही होगी, जब ऊपर वाली रिएक्शंस हो रही हैं तो इनके होने की चांसेस बहुत कम है, और ऐसा ही होता है, दे रेयरली अकर, ठीक है, दे रेयरली अकर। टर्मिनेशन स्टेप्स ये रेयरली अकर करता है, यही आपस में हो के रिएक्शन को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को यहाँ लिख लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये जो HF है और HCl है, क्योंकि ऊपर होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज वेरी हाई, बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, काफी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। देयरफॉर दे डू नॉट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, देयरफॉर दे डू नॉट शो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो HI की अगर हम बात करें तो HI जो है दिस इज द वीकेस्ट बॉन्ड अमंग दी हेलोजेंस, ये हेलोजेंस के बीच में प्रेजेंट सबसे वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये I रेडिकल बहुत इजीली बना देगा, ठीक है। तो ये टूटता तो बहुत आसानी से है, और यहाँ से I रेडिकल बहुत इजीली बन भी जाता है, I रेडिकल इज इजीली फॉर्म्ड। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम होती है कि इनका कॉम्बिनेशन, I रेडिकल का कॉम्बिनेशन कार्बन के साथ, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू साइज, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा इजीली नहीं हो पाता है। इसको तुम फजान रूल से रिलेट कर सकते हो। तो I रेडिकल बन तो रहा है लेकिन उसका कॉम्बिनेशन C के साथ इज डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देयर कॉम्बिनेशन इज डिफिकल्ट, देयर कॉम्बिनेशन इज डिफिकल्ट। तो अब घुमा फिरा के बात क्या बची, तो देखो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, कुछ किताबों में ये भी पॉइंट मिलेगा कि जो HF और HCl है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी दैट विल बी हाईली एंडोथर्मिक, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। HI में क्या हो रहा है, ये बहुत इजीली बन जा रहा है लेकिन फिर ये कार्बन के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहा, ठीक। तो इससे हमको ये पता चलता है कि HBr सॉरी हाँ
तो इससे हमको ये पता चलता है कि अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ HBr। ठीक है, ये HBr ही है जो कि क्या करेगा, परऑक्साइड इफेक्ट तमीज से शो कर पाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर मैं HBr लेता हूँ और ये दोनों इफेक्ट शो करेगा, दोनों इफेक्ट मतलब मार्कोनी कर्व भी और एंटी मार्कोनी कर्व भी। लेकिन अगर मैंने HCl लिया तो ये दोनों केसेस में क्या करेगा, ये दोनों केसेस में मार्कोनी कर्व ही शो करेगा। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक एल्कीन ले लिया, इसकी मैं 4 रिएक्शंस देखता हूँ। पहला रिएक्शन मैंने कराया HBr के साथ, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, और फोर्थ रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन करेगा, सिंपल मार्कोनी कर्व। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा 3 डिग्री में, तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। लेकिन जब परऑक्साइड इफेक्ट की बारी आएगी तो परऑक्साइड इफेक्ट में कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो ये होमोलिटिक क्लीवेज हुआ इसका इस तरीके से, तो यहाँ लगेगा ताकि इधर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बन पाए। इसको पूरा बताना है क्या, देखो एक बार यहाँ देख लो, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल। अब Br क्या कोशिश करेगा, Br कोशिश करेगा कि यहाँ पे लग जाए ताकि इधर रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बने, और नेक्स्ट स्टेप में जब वापस HBr के साथ रिएक्ट होगा तब फिर रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देगा। इन दोनों केसेस को अगर मैं देखता हूँ तो HCl पे परऑक्साइड इफेक्ट नहीं लगा सकते, जैसा अभी हमने डिस्कस करा था, रिएक्शन विल बी हाईली एंडोथर्मिक। तो इन दोनों ही केसेस में मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, और क्लोरीन कहाँ लगेगा, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा। तो आई गेस अब मेरा पॉइंट समझ में आया, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन इस पर। लेट्स से कि ये एक एल्कीन दे रखा है इस तरीके से, इस पे भी हम सेम चारों रिएक्शन करा रहे हैं। HBr के साथ, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, HCl के साथ, HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे होंगे तब क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब ये रिंग एक्सपेंशन का केस है, यहाँ से रिंग एक्सपेंड होगी अपनी 5 मेंबर्ड में चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी रीअरेंजमेंट का स्कोप है क्योंकि ये 2 डिग्री है और यहाँ से मैं इसको हाइड्राइड शिफ्ट करा के 3 डिग्री बना सकता हूँ, तो अल्टीमेटली प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब जब इसका रिएक्शन कराओगे HBr के साथ सिंपली, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे लग जाएगा ब्रोमीन। लेकिन अगर मैं परऑक्साइड इफेक्ट कराता हूँ तो उसमें तो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज में इस तरीके से फ्री रेडिकल बना होगा, फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट होता नहीं है। इधर Br रेडिकल कहाँ कोशिश करेगा, यहाँ अटैक करने की, ताकि नेक्स्ट रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो Br हमारा कहाँ लगा, इधर लगा, ठीक है, Br कहाँ लगा, इस पोजीशन पे, और नेक्स्ट रेडिकल मेरा यहाँ पे। फिर जब हम इसको वापस से HBr के साथ रिएक्ट कराते थे तो यहाँ H लग जाता था, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दिस, यहाँ पे ब्रोमीन लगा और इस पे हाइड्रोजन लगा। समझ आ रही है बात। लेकिन ये जो क्लोरीन का केस है, दिस केस विल बी सिमिलर टू दिस, तो इसमें दोनों ही केस में क्या होगा, सेम प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। तो देखो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हमको ये कंसेप्ट समझ में आता है तभी हो पाएगा। तो खराश इफेक्ट में या परऑक्साइड इफेक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट हमारे पास कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो इसको। दिस इज द रिजल्ट ऑफ खराश इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज आर एंटी मार्कोनी कर्व प्रोडक्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे अब ये चीज़ बोल सकते हैं कि HCl इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है,
which will show only electrophilic addition with or without peroxide। चाहे पेरोक्साइड हो या ना हो, दोनों ही केसेस में सिर्फ HCl ही ऐसा मॉलिक्यूल बचा जो कि दोनों में सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि HF की तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, और HI से जो रेडिकल बनेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भी ध्यान रखा जाए। ठीक, तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि एल्केन्स का अगर अब मैं फोटो हेलोजिनेशन करूं, जैसे अभी तो हम एल्कीन पे पढ़ रहे थे रिएक्शन, उससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक पे देखी, ठीक है, और उससे पहले हमने एल्काइल हैलाइड पे देखी। जैसे जो वुड्स रिएक्शन थी वो हमने एल्काइल हैलाइड पे देखी, फिर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक के लिए देखी, पेरोक्साइड इफेक्ट एल्कीन के लिए देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एल्केन्स में अगर मैं हेलोजिनेशन कराना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से होता है, वो भी फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल है, ये एडिशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एल्केन्स का फोटो हेलोजिनेशन कैसे कराया जाए। ठीक, थैंक यू।